हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स की इस सीरीज़ में, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम को देखा था और देखा था कि कैसे उससे गैसेस में विस्कोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव किया जाता है। आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट या ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। एक गैसियस सिस्टम में अगर हम गैस के मोशन की स्टडी को देखें लेयर्स के फॉर्म में, तो गैस की जो लेयर्स हैं उनके डिफरेंट टेम्परेचर उनके अलग अलग होने के कारण क्या होगा, एक लेयर से दूसरी लेयर में हीट का ट्रांसपोर्ट यानी हीट का ट्रांसफर होता है और इसके कारण गैस में थर्मल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे लेयर्स के डिफरेंट टेम्परेचर के कारण उनमें हीट का ट्रांसपोर्ट होता है और उससे थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन कैसे निकलता है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी पर। यह चीज़ आप 11th में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके सिरों का टेम्परेचर कितना है, थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल, और हम ये मान लेते हैं कि थीटा इनिशियल हायर टेम्परेचर और थीटा फाइनल क्या है, लोअर टेम्परेचर है, तो इसमें जो है वो हीट का फ्लो किधर से किधर की तरफ होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब हम एक अननोन सिस्टम यानी गैसियस सिस्टम के बारे में इसी प्रॉपर्टी को पढ़ना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी का यही रहेगा, वो चाहे गैस हो या सॉलिड हो या लिक्विड हो, ठीक है। तो इसमें से अगर Q हीट फ्लो हो रही है और यहां पे मैंने एक छोटा सा एक इसका हिस्सा ले लिया है, ये ठीक है ना, ये एक छोटा सा मैंने इसका हिस्सा ले लिया है और इसकी लेंथ कितनी है, मान लीजिए कि dy है या dx है लेंथ, या लेंथ को dl ले लीजिए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का यानी इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है वो है डी थीटा। वो कितना है, डी थीटा। तो इससे पास होने वाली जो हीट होगी, ठीक है ना, Q, वो देखिए क्या होगी, उसका एक्सप्रेशन आप पढ़ चुके या यहां हम लोग डिराइव कर लेते हैं कि ये Q क्या होगा, ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के, यानी डी थीटा के, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी ज़्यादा हीट का फ्लो होगा, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर ही वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी और कितने ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि ये पाथ, ये जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, यानी हीट उतनी कम फ्लो होगी। तो ये जो Q है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, ये क्या हो जाएगी, DL के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी का ये टर्म है और कंडक्टिविटी लेंथ बढ़ने पर क्या होती है, कम होती है, जबकि रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्रॉस सेक्शन, इस पूरे कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है वो मान लेते हैं यूनिफॉर्म है, वो है A, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर है ये क्या होगा, A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा उतना फ्री स्पेस मिलेगा हीट को आगे बढ़ने के लिए। फिर जितनी देर तक हम हीट को फ्लो करेंगे उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी, यानी Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहां से अगर हम एक फॉर्मूला इनको यूनिफाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, Q इज प्रोपोर्शनल टू AT डी थीटा अपॉन DL, या इसको अगर हम यहां से हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा और ये क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू K A डी थीटा T अपॉन DL। ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं। और यहां पर जो K है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहां से देखिए क्या है कि अगर हम एरिया को 1 कर दें, टेम्परेचर डिफरेंस को 1 कर दें, टाइम को 1 कर दें और लेंथ को क्या कर दें, 1 कर दें, यानी डी थीटा अपॉन DL यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट कर दें, है ना, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो अगर यहां पर क्या हो जाए बेटा, इफ A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, डी थीटा अपॉन DL इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या टेम्परेचर की जो भी यूनिट पर मीटर, है ना, T इज इक्वल टू हो जाए 1 सेकेंड, ये इतनी चीज है। तो जो है क्या हो जाएगा हमारा K किसके बराबर हो जाएगा,
क्यू के बराबर। यानी हम एक ऐसे ब्लॉक की बात कर रहे हैं जिसकी ये जो लेंथ है ये कितनी है 1 मीटर, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये जो एरिया है ये कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और टाइम कितना दिया गया 1 सेकेंड। अब इस ब्लॉक में से पर सेकेंड फ्लो होने वाली जो हीट होगी वो क्या कहलाएगी, इस मटेरियल की, जिस मटेरियल का ये ब्लॉक है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करें तो डिफाइन में करने में हमारा क्या आ जाएगा कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल या सब्सटेंस इज इक्वल टू heat transferred per second from a block of that substance या that material of unit length, unit cross section and unit टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, यानी किसी मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इसको आप नोट कर लें, वो उस मटेरियल के एक ऐसे ब्लॉक में से पर सेकेंड फ्लो होने वाली हीट के अमाउंट के बराबर होती है जिसका क्रॉस सेक्शन भी 1 होगा, लेंथ भी 1 होगी, और जो उसके 2 क्रॉस सेक्शंस हैं उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे ब्लॉक में से पर सेकेंड फ्लो होने वाले अमाउंट, हीट का अमाउंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला हमारा ये है Q इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा L इंटू T। ठीक है, ये अगर पर सेकेंड के लिए लेंगे तो T को 1 कर देंगे, पर यूनिट एरिया के लिए लेंगे तो A को भी 1 कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लें क्योंकि इसका उपयोग हमें आगे करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे गैसेस में हीट ट्रांसफर होता है उनकी लेयर्स के बीच में। तो बच्चों शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिया है, एक गैसियस सिस्टम लिया है जिसके डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं। यानी ये गैसियस सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं है। अब देखो इसके लिए आपको इसका जो पहला वाला है यानी ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, एक तो वो लेक्चर और जो फर्स्ट यूनिट का लेक्चर बताया गया था, जो पहला लेक्चर था इस पूरी थर्मोडायनेमिक्स और हीट वाले पेपर का, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, उसको आपको देखना पड़ेगा। आप देखें कि ये अगर फिक्स सरफेस है तो इसके कांटेक्ट में जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अगर वेलोसिटी 0 तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। और काइनेटिक थ्योरी क्या बताती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर, यानी उस लेयर का टेम्परेचर भी क्या होगा, बहुत कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी लेयर्स की, और लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का सीधा मतलब ये हुआ, या वेलोसिटी का ही बढ़ने का सीधा मतलब क्या हुआ कि उस लेयर का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहां पर एक रेफरेंस लेयर लेते हैं जो कि है हमारी लेयर 1, और इसका टेम्परेचर क्या है, थीटा। यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं कि कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है अगर, और उसकी डिफरेंट लेयर डिफरेंट टेम्परेचर पे हो, तो इससे होगा क्या कि फास्टर लेयर विल हैव लार्जर काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, यानी ऐसी लेयर्स जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। किसकी अपेक्षा, वो लेयर्स जिनकी वेलोसिटी कम है। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर प्रोड्यूस हुआ तो टू अटेन इक्विलिब्रियम हीट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हॉटर लेयर टू कोल्डर लेयर। गर्म लेयर से ठंडी लेयर्स में क्या होगा, हीट का ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक होगा जब तक ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता है। तो हीट के ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, गैस में जो प्रॉपर्टी पैदा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये तो हो गया थर्मल कंडक्टिविटी कैसे आई। दूसरी चीज क्या है कि अब हमें इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग इस प्रूफ को 2 हिस्सों में देखते हैं कि मैंने मान लिया कि हमारी जो रेफरेंस लेयर है जो कि यहां से y हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, y हाइट पर है ना, उसका टेम्परेचर है थीटा। अब अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो लेयर की स्पीड बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा।
इससे नीचे आएंगे तो लेयर की स्पीड घट रही है, टेम्परेचर घटेगा। जो लेयर्स लेते हैं वो हम लोग कितने गैप पे लेते हैं, लैम्डा गैप पे, यानी मीन फ्री पाथ, ताकि एक लेयर से दूसरी लेयर में, ठीक है, जो हीट लाने वाले पार्टिकल्स हैं उनका कोई भी कोलिजन ना हो, यानी इस लेयर के बाद डायरेक्ट इस लेयर पर कोलाइड करें, फिर इस लेयर के बाद डायरेक्ट इस लेयर पर कोलाइड करें। और हम मान लेते हैं कि ये जो लेयर्स हम लोगों ने ली हुई हैं इनका जो एरिया है वो कितना है, ए। बाकी आगे तो हमें एनर्जी तो यूनिट एरिया से ही फाइंड करनी है कि पर यूनिट एरिया, क्योंकि बड़ी लेयर लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, छोटी लेयर लेंगे तो कम एनर्जी ट्रांसफर होगी। इसके लिए हमको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और उसके लिए यूनिट एरिया लेते हैं, एरिया की वैल्यू मैटर नहीं करती है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, डी थीटा अपॉन डी वाई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी यूनिट लेंथ में टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, डी थीटा अपॉन डी वाई का चेंज हो रहा है ना भाई। डी वाई, अगर हम डी वाई दूरी चले तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, डी थीटा, तो 1 डिस्टेंस चलने पर डी थीटा अपॉन डी वाई का टेम्परेचर चेंज होगा। तो लैम्डा दूरी चलने पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। ऊपर चल रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी लेयर 2 का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा अपॉन डी वाई इंटू लैम्डा, ठीक है। नीचे आएंगे तो इतना घट जाएगा, यानी हो जाएगा थीटा माइनस डी थीटा अपॉन डी वाई बाई लैम्डा। यही हमें यहां निकालना था कि टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ लेयर 2 और टेम्परेचर ऑफ लेयर 3। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा अपॉन डी वाई इंटू लैम्डा, और ये हो जाएगा थीटा माइनस डी थीटा अपॉन डी वाई इंटू लैम्डा। तो इसको इक्वेशन आप कोई 2a और इसको 2b बोल दीजिए। अब देखिए आपको क्या पता चल गया, टेम्परेचर पता चल गया है कि इन दोनों में टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है। भाई यहां से हीट इसमें ट्रांसफर हो रही होगी और यहां से हीट ऊपर ट्रांसफर हो रही होगी, है ना, क्योंकि ये हमारी रेफरेंस लेयर है, इसमें हम देखेंगे कि टोटल हीट का कितना ट्रांसफर हुआ। तो लॉजिक क्या है और यहां पर मैथमेटिक्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस समझिए। इसका टेम्परेचर ज्यादा है, यहां से इसमें हीट आएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने का प्रयास करेगी, ठीक। यहां से इस पर हीट लो टेम्परेचर वाली लेयर से हाई टेम्परेचर वाली लेयर में अगर हीट जाएगी तो क्या टेम्परेचर बढ़ाएगी, नहीं। बेसिकली हो क्या रहा है, ये लेयर इसको हीट दे रही है तो इसके लिए तो वो हीट पॉजिटिव है, लेकिन अगर उसी हीट को हम इस लेयर के लिए देखें तो इस लेयर के लिए वो हीट क्या है, निगेटिव है, क्योंकि वो हीट इस लेयर की एनर्जी में से निकल रही है और इस लेयर की एनर्जी में जुड़ रही है। तो ये जो हमने ट्रांसफर यहां से यहां दिखाया है तो उतनी हीट ये सिस्टम इसको दे रहा है, लेकिन चूंकि हमने इसको रेफरेंस लेयर माना है तो हम ट्रांसफर क्या मानेंगे, 2 से 1 और 3 से 1। बस क्या होगा, ये हीट पॉजिटिव होगी और ये हीट नेगेटिव होगी, क्योंकि ये लो टेम्परेचर वाली लेयर से हाई टेम्परेचर वाली लेयर में जा रही है, यानी इतने हीट का ये एब्जॉर्प्शन कर रही है लेयर, दे नहीं रही है, जबकि ये उतने हीट को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने टेम्परेचर फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मास, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने वाली या टेम्परेचर को चेंज करने वाली जो हीट होती है उसे आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T या MC इंटू डेल्टा T। कुछ किताबें स्मॉल सी लिखती हैं, पहले जो है वो वहां पर MS लिखा जाता था, तो यहां पे हम लोग स्मॉल s का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि C कई चीजों में यूज हो चुका है। C को हम लोग यहां गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी भी ले चुके हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां पर गैस की जो स्पेसिफिक हीट है उसे क्या लूंगा, या गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पेसिफिक हीट है उसे मैं क्या लूंगा, स्मॉल s, ठीक है। देखिए बच्चों, टेम्परेचर डिस्कस करने के बाद अब हमें देखना है कि मास, क्योंकि हीट ट्रांसफर्ड जो है वो निकालने के लिए 3 चीजें पता होनी चाहिए, मास, टेम्परेचर डिफरेंस और स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट तो आपको सिस्टम की गिवन रहेगी, मास यहां फाइंड करना है। तो ये चीज हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि कैसे हम निकालते हैं कि कितने पार्टिकल, कितना मास एक लेयर से दूसरी लेयर में या इस लेयर से इस लेयर में ट्रांसफर हो रहा है। अगर आपने नहीं देखा है, आपको ये नहीं पता, या आप ये लेक्चर पहला ही लेक्चर देख रहे हैं, तो इसके पहले वाले लेक्चर का यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी वहां से भी आप देख सकते हैं या चैनल पे डायरेक्ट जाकर के देख सकते हैं। और टेम्परेचर का जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है उसे भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जो मास ट्रांसफर होता है वो कितना होता है, MnC/6, ठीक है। या इसी को जहां पर m क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, यानी हर मॉलिक्यूल का मास, और n क्या है, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो अगर m इंटू एन हम लोग देखें ये टर्म, तो ये टर्म क्या हो जाता है भाई, ये n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, और अगर एक कण के द्रव्यमान से गुणा कर दें तो ये m इंटू एन क्या हो जाएगा, m इंटू एन है बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि एक पार्टिकल के मास को अगर आप नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप बोलते हैं डेंसिटी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रो सी अपॉन 6, और सी क्या है यहां पर, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखते हैं कि दूसरी लेयर से पहली लेयर में कितनी हीट आ रही है। तो इफ S is specific heat, then heat transferred from 2 to 1, तो ये क्या होता है, ms इंटू डेल्टा टी, यानी m कितना है, ρc अपॉन 6, ρc अपॉन 6 इंटू स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, s। अब यहां पर क्या है, वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या है, फिक्स किया गया है, तो ये s एट v यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ये, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, हाई टेम्परेचर माइनस लो, यानी जहां से हीट आ रही है वहां से माइनस जिस सिस्टम में हीट जा रही है उसका टेम्परेचर। तो थीटा प्लस डी थीटा अपॉन डी वाई इंटू लैम्डा से आ रही है थीटा में, तो इसको अगर आप करेंगे तो इसका डिफरेंस जो आ जाएगा, यानी यहां से इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं, थीटा प्लस डी थीटा बाई डी वाई लैम्डा माइनस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारा टर्म बनेगा यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ इधर, ये आप नोट किए होंगे पहले भी, और नहीं किए हैं तो इसको आप साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और जैसे जैसे पढ़ाया जाए आप इसको नोट करते चलिए। तो ये जो आपका टर्म बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा रो सी एस वी डी थीटा बाई डी वाई इंटू लैम्डा बाई 6, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। फिर पूछा जा रहा है कि हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम 3 to 1, 3 से 1 में जाने वाली हीट Q2, तो ये भी यही हो जाएगा, मास तो सेम आ रहा है, रो सी बाई 6, सिस्टम वही है यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वही रहेगी। अब जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो इसमें से इसको हम घटाएंगे, यानी थीटा माइनस डी थीटा अपॉन डी वाई लैम्डा माइनस थीटा, कैंसिल कर दीजिए, ये टर्म आ गया हमारा माइनस रो सी एस वी डी थीटा लैम्डा अपॉन 6 डी वाई, इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो हीट है ये तो इस सिस्टम के टेम्परेचर को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। क्यों, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आ रही है, ये इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी। लेकिन ये जो हीट है ये लो टेम्परेचर वाली लेयर से हाई टेम्परेचर वाली लेयर में जा रही है, यानी ये क्या करेगी, इस लेयर को ठंडा करेगी, इसके टेम्परेचर को गिराएगी। तो जो टोटल ट्रांसफर ऑफ हीट होगा वो इन दोनों का सम ना होकर के क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। क्या होगा, इनका डिफरेंस। तो अब हम इसको आप नोट कर लें, तो अब हम निकालेंगे क्या कि नेट हीट ट्रांसफर टू लेयर 1। इसको आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। तो अब क्या फाइंड कर रहे हैं आपको, नेट हीट ट्रांसफर टू लेयर 1। तो देयरफॉर नेट हीट ट्रांसफर टू लेयर 1 पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, क्योंकि जब हम वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें यूनिट एरिया आ जाता है, और जो सी हमने रखा था उससे क्या हो जाएगा, यूनिट टाइम आ जाएगा। तो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड विल बी, ये Q कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। अगर दोनों टेम्परेचर बढ़ा रहे होते तो ऐड हो जाते, दोनों टेम्परेचर घटा रहे तो भी ऐड हो जाते। एक टेम्परेचर बढ़ा रहा है घटा रहा है तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। और देखो जो टर्म ये है वही टर्म ये है माइनस साइन के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये टोटल जो हीट आ जाएगी Q, ये हो जाएगा हमारा रो सी एस वी बाई 6 डी थीटा अपॉन डी वाई लैम्डा प्लस रो सी एस वी अपॉन 6
डी थीटा बाई डी वाई इंटू लैम्डा, आप ऐड कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो सी एस वी डी थीटा बाई डी वाई इंटू लैम्डा अपॉन 3। ये आ जाएगा हमारे इक्वेशन नंबर 5। ये आ गई टोटल हीट ट्रांसफर्ड। अब मैं ये नीचे की लाइंस मिटाने जा रहा हूं, और अगर इस गैस की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो, K, इस गैस की थर्मल कंडक्टिविटी, इफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस इज K, देन हीट फ्लोइंग कितनी होती है, के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई इंटू टी। तो देयरफॉर हीट फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, क्योंकि हमें तो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से फाइंड करना है ना, तो उसके लिए ए की वैल्यू आप 1 रखें, टी की वैल्यू भी 1 रख दें, यानी ए को 1 मीटर स्क्वायर और टी को 1 सेकेंड रख दें, तो क्यू कितना हो जाएगा, के डी थीटा अपॉन डी वाई। इक्वेशन नंबर 6। अब देखो, जिस हीट को इक्वेशन नंबर 5 दिखा रहा है डिफरेंट वेरिएबल्स के टर्म में, उसी हीट को इक्वेशन नंबर 6 दिखा रहा है किसके टर्म में, थर्मल कंडक्टिविटी के टर्म में। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, अब मैं इस फिगर को मिटा रहा हूं यहां पर, इस प्रूफ को, या इधर आगे कर देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इससे आपको क्या मिल जाएगा, देखें, के डी थीटा अपॉन डी वाई इज इक्वल टू रो सी एस वी बाई 3 डी थीटा बाई डी वाई इंटू लैम्डा। ठीक है, तो ये बेचारे यहां से यहां शहीद हो जाएंगे, और आपका के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बराबर आ जाएगा रो सी एस वी लैम्डा अपॉन 3, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, रो सी लैम्डा अपॉन 3 इंटू एस वी। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 7, जो कि क्या शो कर रहा है, इक्वेशन ऑफ या एक्सप्रेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो, आप अभी पिछले टर्म पे आपने क्या पढ़ा हुआ है कि रो सी लैम्डा बाई 3, ये जो वैल्यू है ये इस गैस की विस्कोसिटी है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसको आप हटाएं तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये जो टर्म है ये क्या है, विस्कोसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको आप कॉपी कर लें, या मैं ये फिगर मिटा देता हूं। तो जो लास्ट टर्म है, जो लास्ट लेक्चर था, वहां से आपने क्या देखा था, विस्कोसिटी का टर्म। तो फिर से झूठ लिखिए कि बट वी नो दैट, आप ही लोग जानते हैं सब, मुझे कुछ नहीं पता है। अगर कुछ गलत होता है तो आपकी जिम्मेदारी है। ईटा यानी विस्कोसिटी ऑफ गैसेस सिस्टम कितनी होती है, रो सी लैम्डा बाई 3। तो इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 8 माने तो यहां से क्या आ जाएगा, देयरफॉर के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ईटा एस वी अपॉन 3। ये इक्वेशन नंबर 9 आ गया। तो ये इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 9 ये क्या शो कर रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ गैसियस सिस्टम, किसके कारण पैदा हो रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट के कारण, यानी गैस के डिफरेंट लेयर्स के बीच में डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं, उनके डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट टेम्परेचर के कारण उनके बीच में हीट का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण ये थर्मल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इस फॉर्मूले से जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आ रही थी वो प्रैक्टिकल वैल्यू के बराबर नहीं थी। तो इसमें क्या चेंज किए गए और कैसे ये टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है, अब इसको देखते हैं आगे। तो माफ़ कीजिएगा, ये वैल्यू यहाँ पर ईटा इंटू एस वी होगी, वो बाई 3 गलती से जल्दी में लिख गया था। तो इस वैल्यू से क्या हुआ कि जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट अलग हुए तो इसमें कई वैज्ञानिकों के द्वारा मिलकर के एक सुधार किया गया, और ये जो नई वैल्यू आई वो नई वैल्यू में रियल गैसेस के लिए एक टर्म का यूज़ किया गया, एप्सिलॉन, यानी K इज इक्वल टू एप्सिलॉन
ईटा एस वी, जहां पर एप्साइलन जो है ये गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट के रेशियो को कंटेन करता है, और इस एप्साइलन की वैल्यू क्या होती है, ये एप्साइलन की वैल्यू होती है 1/4 टाइम्स ऑफ 9 गामा माइनस 5, जहाँ पर गामा क्या है, वही जो आप 11 पे पढ़ चुके हैं, Cp अपॉन Cv, यानी रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस, यहाँ के टर्म में Sp अपॉन Sv हो जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें थी। अब हम देखते हैं कि कैसे ये हमारा जो K है, या जिसको कप्पा बोलते हैं, ये टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इधर मैं इसको बता रहा हूँ, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी और प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, कैसे ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर हम अपने K का फॉर्मूला निकालें तो K इज इक्वल टू कितना है, ईटा एस वी, या ईटा की वैल्यू लिख दें तो ये हो जाएगा रो सी लैम्डा बाई 3 इंटू एस वी। अब यहाँ पर रो की वैल्यू भी आप लिख दीजिए m इंटू एन, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एन सी लैम्डा बाई 3, ये लैम्डा हटा देते हैं, सी एस वी। और बेटा लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखें तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी, 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर n इंटू अंडर रूट 2, ये इतनी आई थी। तो यहाँ से देखो n से n कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे जो आएगा K इज इक्वल टू हो जाएगा m एस वी अपॉन 3 रूट 2 पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल सी। और देखो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए उसके हर मॉलिक्यूल का मास फिक्स है, स्पेसिफिक हीट फिक्स है, 3 रूट 2 फिक्स है, पाई फिक्स है, और उसका जो मॉलिक्यूलर डायमीटर ये भी फिक्स है। यानी यहाँ पे सीधा क्या आ गया कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, या जिसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, और ये क्या होती है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, यानी K इज, तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी पैराबोलिक, सेकेंड ऑर्डर का इसमें वेरिएशन होगा, और K स्क्वायर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला आएगा। प्रेशर के लिए अगर हम देखें, ठीक है ना, प्रेशर के लिए अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर प्रेशर की जो वैल्यू आएगी हमारा, सेकेंड है डिपेंडेंस ऑन प्रेशर। तो यहां से देखिए कि K इज इक्वल टू सिंपल है ईटा इंटू एस वी। अभी लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि ईटा ये प्रेशर से फ्री है, काइनेटिक एनर्जी स्पेसिफिक हीट, इस पर ये गैस की प्रॉपर्टी है, ये भी प्रेशर से अनइफेक्टेड रहती है। तो सिंस ईटा एंड एस वी बोथ आर नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, ये दोनों प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते हैं, देयरफॉर जो K है वो भी क्या होगा, प्रेशर का फंक्शन नहीं होगा, यानी K भी प्रेशर पर, थर्मल कंडक्टिविटी पर भी प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये तो था हमारा डिपेंडेंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस। अब हम देखते हैं कि कैसे हाइड्रोजन के लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू लार्जेस्ट होती है। तो देखिए, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ K के लिए हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ जो है, हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर अ डायटोमिक गैस, क्योंकि जिन गैस जो हमारी ये सारी की सारी पढ़ाई हम किसके लिए कर रहे हैं, आइडियल गैसेस के केसेस में करते हैं, और आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करने वाली जो गैसेस है वो हमारी क्या, कौन सी, डायटोमिक गैस, H2, N2, O2 है ना, इस तरह की, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। तो डायटोमिक गैसेस पे हमारी स्टडी यहाँ पर ज़्यादातर फोकस्ड रहती है। तो आपने देखा कि K की वैल्यू क्या है, रो सी एस वी लैम्डा अपॉन 3, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एन अंडर रूट 2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो इससे भी हम देख चुके हैं कि जो K की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, रो सी एस वी बाई 3, और लैम्डा की वैल्यू हम लिख लें 1 अपॉन
पाई डी स्क्वायर एन अंडर रूट 2। तो यहाँ से ये रो की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ m इंटू एन, जो कि होती है यहाँ से, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा c एस वी बाई 3 अंडर रूट 2 और m अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि दो चीज़ें, गैस अगर चेंज होगी तो उसकी एस वी भी चेंज हो जाएगी, सी भी और एम भी। तो यहाँ से इस चीज़ को निकाल पाना थोड़ा सा, अगर हम पर्टिकुलर किसी एक गैस के लिए लें तो किसी एक गैस के लिए यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है सिवाय सी के। फॉर अ पर्टिकुलर गैस, कोई एक निश्चित गैस अगर हम ले लें तो उसके लिए क्या है, एस वी भी फिक्स है, एम भी फिक्स है, ये भी, सी ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, बाकी कोई चीज़ टेम्परेचर पर डिपेंड इसमें से नहीं कर रही है। ठीक है ना। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और डायटोमिक गैस के लिए जो C की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, अंडर रूट 8kT अपॉन पाई इंटू एम, जहां पर m क्या है, मॉलिक्यूलर मास, m क्या है, मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो यहां से क्या आ गया आपका कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। और डायटोमिक गैसेस में अगर हम देखें, ये हमारा रिजल्ट आया, एंड सिंस फॉर डायटोमिक गैसेस, यानी द्विपरमाणु गैसों में, ठीक है, m इज लीस्ट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए जो m की वैल्यू है वो क्या है, सबसे छोटी है, देयरफॉर K लार्जेस्ट किसके लिए होगा, फॉर हाइड्रोजन के लिए। यानी थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों सबसे ज्यादा किस गैस की होती है, हाइड्रोजन गैस की। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, और आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आप ग्रेजुएशन के लेवल में पढ़ रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट इसका समझना पड़ेगा, साथ में आप कॉपी और पेन लेकर के नोट्स बनाते चलें। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं आपके एग्ज़ाम में इसी में से चीज़ें आएंगी, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए मगर डेली पढ़िए। ठीक है, पढ़ाई की आदत आपकी पड़नी चाहिए, क्योंकि जब आप लंबे समय तक किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसकी एक इमेजिंग हमारे क्या हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में हो जाती है, जो कि एग्जामिनेशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसीलिए बच्चों, वो बच्चे जिनका दिमाग तेज होता है उन्हें सबसे ज़्यादा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें एक दिन में 6 घंटे नहीं पढ़ना है, हमें 6 दिन 1-1 घंटे पढ़ना है, लेकिन वो ज़रूर पढ़ना है। ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस आप पढ़ाई करते रहिए इन लेक्चर से। आपको कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट में, या मेरे नंबर, बहुत सारे बच्चों के पास मेरे नंबर हैं या डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, और जो भी मुझसे हो सकेगी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। तो आप इन वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, अपने छोटे भाई बहनों को जो जिनके मतलब का ये वीडियो हो उन्हें शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हिस्से में, जहां हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मास फ्रॉम वन लेयर टू अनदर ऑफ अ गैस। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।